नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाती तो क्या देवघर का त्रिकुट रोप में हादसा टाला नहीं जा सकता था? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकार की ओर से नियुक्त संस्था ने जो जांच रिपोर्ट दी थी, अगर उस पर ही अमल किया जाए तो संभव था कि ये हादसा नहीं होता। दरअसल त्रिकुट रोपवे की सरकार की ओर से नियुक्त संस्था सिम्फर ने जांच की थी, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट पर्यटन विभाग को सौंप दी गई थी और इसमें संस्था ने कई खामियां भी पाई थी, जिस ओर इशारा भी किया गया था। अगर उन खामियों को दूर कर लिया जाता तो संभव था कि ये हादसा नहीं होता। एक नजर डालते हैं त्रिकुट रोपवे की जांच के बाद संस्था की ओर से ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों पर। तो देखिए, ये वो तमाम निर्देश हैं जिसे अनदेखा किया गया। जांच में रोपवे के परिचालन में खामियां पाई गई थी, तो ये तमाम वो निर्देश जिससे टल सकता था त्रिकुट रोपवे का हादसा। 1770 मीटर लंबी स्टील की रस्सी की हालत जो थी वो खराब थी। चौथे पर नजर डालिए, स्टील केबल को बेहतर की जगह पाया गया था संतोषजनक, और रस्सी और उसके जोड़ों पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी दिए गए थे। 2014 में इंस्टॉलेशन के बाद कमजोर हो गई थी रस्सी, तो वे तमाम बातें हैं, आप इस पर गौर फरमाइए। 7 साल पुरानी रस्सी पर खास ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए थे और केबल को साफ रखने और घिसाव से बचने के भी निर्देश जारी किए गए थे। रस्सी में गड़बड़ी दिखने पर तुरंत बदलना भी था, यह भी कहा गया था। और सिम्फर संस्था 4 साल से सेफ्टी ऑडिट कर रही है। तो ये तमाम वो बातें हैं, अगर जिन्हें ध्यान में रखा जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा जो रोपवे हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं टल सकता था। और इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सिम्फर की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धनबाद बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ माइंस एंड फ्यूल रिसर्च, जो भारत सरकार के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत कार्य करता है, उसकी टीम ने 17 मार्च 2022 को त्रिकुट रोपवे का निरीक्षण किया था और कहा था कि रोपवे में लंबे समय से रख रखाव नहीं हुआ है और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस पूरी रिपोर्ट को 1 महीने तक दबा कर रखा। तो हम मानते हैं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई, राज्य सरकार को शीघ्र उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी की मांग में सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए और उन्होंने कहा कि पूरे मामले में चूक हुई है और जनहित को देखते हुए ऐसी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, जो रोपवे के संचालक जो कंपनी है, कहीं ना कहीं उन कंपनियों के अधिकारियों से चूक तो हुई है और यही चूक का परिणाम है कि आज देवघर जैसे नगरी में, बाबा की नगरी में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। हम इसके लिए सैल्यूट करना चाहते हैं एमडीआरएफ के जवानों को और आर्मी के जवानों को, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके इतने बड़े हादसे को रोकने का काम किया है। और चलिए, इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा इस वक्त हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए। संजय, देखिए, अब जो सिम्फर की तरफ से निर्देश दिया गया, जो तमाम बातें निकलकर सामने आई, उससे ये साफ होता है कि जो ये इतना बड़ा हादसा वो कहीं ना कहीं टाला जा सकता था। बिल्कुल, एक हादसा हजारों सवाल। आप समझ जाइए इसी से कि जब अभी बात निकलकर सामने आई कि पूर्व में जो ऑडिट की गई थी, उस ऑडिट में इतनी सारी जो एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी, उसे नज़रअंदाज किया गया। सीधा सवाल पर्यटन विभाग से राज्य का कि अगर 2 साल कोरोना में अगर आपका रोपवे बंद रहता है तो आपको शुरू करने से पहले तमाम जो ऑडिट में जो चीज़ें आपको ध्यानाकर्षण डाला गया है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए था। देखिए, 2 साल में कोई भी रोपवे नहीं चला। नहीं चलने की वजह से जब आपके ऊपर एक भार बढ़ता है, ट्रॉली में लोग चढ़ते हैं, तो सडनली आपको एक बार चेक करना चाहिए था। उन तमाम चीज़ों को दरकिनार किया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि 1770 मीटर जिस स्टील की रस्सी की बात कही जा रही है, वो देखिए, इसका एक कई ग्रेड होता है। जब सिम्फर जांच करता है, कोई भी एजेंसी जांच करती है, तो उसका अपग्रेडेशन करके बताती है कि वास्तव में किन किन स्तर पर, मतलब कि उसका कई ग्रेड बांटा जाता है कि आपका जो वर्तमान में जो सिस्टम काम कर रहा है वो किस ग्रेड में है,
तो आपकी जो रस्सी थी स्टील की उसको बताया गया बेहतर से संतोषजनक। तो हमको ये बता दीजिए कि झारखंड में जिस आप त्रिकुट पर्वत को पर्यटन सर्किट में शामिल करने की बात कह रहे हैं, क्या उससे बेहतर से नीचे करके संतोषजनक स्थिति में ला करके हम झारखंड में पर्यटन के लिहाज से हम इसे डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कि हमें अपना जो अपग्रेडेशन मार्क है उसको बिल्कुल बेहतर स्थिति में रखना होगा। बिल्कुल आप उससे समझौता नहीं कर सकते। आम आदमी जो भी व्यक्ति सैलानी वहां जाते हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया सकता, इसकी इजाजत भी किसी को नहीं है। लेकिन जब आपको रिपोर्ट पहले मिल जाती है, करीब मार्च में रिपोर्ट आ गई थी, रिपोर्ट मिलने के बाद अब जाकर बात आ रही है कि आपकी जो रस्सी थी स्टील की उसमें खामियां थी। कई सिस्टम जो कह रहे कि 2 साल के बाद जब रुपये को शुरू किया गया तो समझ सकते कि किन किन चीजों पर बारीकियों से ध्यान दिया जाना था, नहीं दिया गया। और समझिए कि कितना कठिन ऑपरेशन था। वो तो सेना के जवानों ने, एनडीआरएफ के जवानों ने उससे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन हमारी चूक कहां हुई है, सरकार की चूक कहां है, पर्यटन विभाग कहां तक जिम्मेदार है? अब तो सियासत भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों को, बीजेपी का तो सीधा आरोप है कि जो अधिकारी दोषी उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं। तो सवाल है कि इसमें जो भी आरोपी हो इसे बख्शना नहीं चाहिए। बिल्कुल वाकई देखिए, सिम्फर संस्था की तरफ से जो भी निर्देश दिए गए उसमें लापरवाही तो अब नजर आ रही है, क्योंकि साफ साफ कहा गया कि जिन चीजों पर वो संतोषजनक जता रहे हैं, जिसे लेकर कहा गया कि इसे बदलने की जरूरत है, वो तमाम चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, बट वो नहीं किया गया संजय। लेकिन अब क्या, अब जो दोषी अधिकारी है उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अब तो इसमें साफ हो गई स्थिति कि अब राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। अब तमाम चीजों जो हैं धीरे धीरे बढ़ेगी जांच की तरफ। जांच के बाद क्या होगा कि पूरी जो वहां से सिस्टम कैसे, किस परिस्थिति में शुरू किया गया रोपवे, जब रोपवे शुरू किया गया उस समय रोपवे की स्थिति क्या थी, कौन अधिकारी इसका संचालन कर रहे थे, लास्ट टाइम इसका चेकअप कब हुआ था, तमाम चीजों की जब जांच होगी तो सब बात खुलकर सामने आएगी। जाहिर है कि चूंकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में, राज्य सरकार पर भी जिस तरीके से दबाव है, चीजें सामने निकल कर आएंगी और जो भी अधिकारी होंगे वास्तव में कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जरूर उम्मीद लोग कर सकते हैं। देखिए संजय, जिस तरह से ये त्रिकुट रोपवे हादसा हुआ, काफी दर्दनाक तस्वीरें पूरे देश ने देखी, लेकिन अब क्या ये जानकारी निकल कर सामने आई कि जो इसका संचालन करे थे वो अधिकारी कौन थे? क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला अब सामने निकल के आ रहा है। तो क्या किन्हीं का नाम अब इसमें उजागर हो पाया है, वो नाम निकल कर सामने आ पाया है? देखिए, अभी आनंद फानंद में जल्दबाजी में कुछ भी कोई नहीं कहेगा। इसमें विभाग की ओर से भी फिलहाल चुप्पी है। धीरे धीरे जैसे भी इसमें नाम, चूंकि विभागीय कार्रवाई की बात है, पर्यटन विभाग अपने स्तर से इसमें जांच करेगा। पर्यटन विभाग जब जांच करेगा तो इसकी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट जब सौंपेगा तो इसे सरकार को भेजा जाएगा और साथ में हाईकोर्ट में भी सबमिट होगा। तो ये पूरी एक तरीके से विभागीय कार्रवाई होगी। ये नाम चूंकि अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अब किसकी जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा हमें। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। नजर बनाए रखें आप इस पूरे मामले पर। बढ़ते आगे और देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे त्रिकुट पहाड़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे और सफल ऑपरेशन के बाद सांसद ने देवघर डीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिकुट पहाड़ रोपवे का 2019 में ही एग्रीमेंट खत्म हो गया था, जिसके बाद बिना रिन्यूअल के ही 3 साल से रोपवे कैसे चल रहा था। वहीं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी शाम 6 बजे तक घटना की जानकारी नहीं दी और ये भी आरोप डीसी पर निशिकांत दुबे ने लगाया। साथ ही डीसी पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग करते हुए सीएम से भी इस्तीफा की मांग की है। 2019 में इसका एग्रीमेंट खत्म हुआ, 3 साल से ये बिना एग्रीमेंट के चल रहा है। कस्टोडियन उपायुक्त होते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके इलाके में अवैध तरीके से जो है कोई रोपवे कैसे चल रहा है। और ये बयान मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं राहुल सिन्हा साहब ने आज खुलेआम ये बयान दिया है कि उसका जो है पूरा हो गया था, एग्रीमेंट था ही नहीं उसके साथ। ये कितनी बार कलकत्ता दौरा किए, कौन कौन इनको रुकवाते हैं, इसके बारे में उनको पब्लिकली बताना चाहिए। किसके हवाई जहाज का टिकट लेते हैं ये भी उनको बताना चाहिए। तीसरी बात ये है कि 6 बजे तक उन्होंने मुख्य सचिव को क्यों नहीं पता। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुख्य सचिव को मैंने ये जानकारी दी और ये हादसा 3:30 पौने 4 बजे हो गया था। तो इन्होंने 6 बजे तक मुख्य सचिव को क्यों नहीं जानकारी दी। और जब ऑपरेशन शुरू हो गया और जब पता चल गया कि हेलीकॉप्टर आना है, आर्मी का, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आना है, तो उसके लिए ATF की व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं की।
और इस कारण से जो 5-6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन डिलेड हुआ उसका कौन जिम्मेवार है। इसलिए उपायुक्त के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए और हेमंत सोरेन जी में यदि थोड़ी सी भी कटसी है और जनता के प्रति थोड़ी भी सिंपैथी है तो इस केस को सीबीआई को रेफर करना। और धनबाद पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रोपवे हादसे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मामले में एसआईटी के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि ये घटना राज्य सरकार की विफलता साबित करती है। वहीं उन्होंने एनडीआरएफ, वायुसेना, सेना के हेलीकॉप्टर भेजने के लिए पीएम और गृह मंत्री को भी धन्यवाद दिया है। पूरी तरह से ये सरकार की असफलता का प्रतीक है। घटना घटी है, घटना के कारणों में जाना चाहिए, एक एसआईटी टीम गठित की जानी चाहिए। दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, राज्य के सरकार के पास आत्मा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, दिल्ली से पूरी टीम, एनडीआरएफ की टीम, आईबीपीटी की टीम, वायुसेना, ऐसे कई लोगों को, विशेषज्ञों को लगाकर लोगों की जान बचाने का काम किया। और इधर देवघर के त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसे में कुल 57 लोग ट्रॉली में फंस गए थे, जिनमें से 48 लोगों को एयरफोर्स और सेना के जवानों ने उनका सफल रेस्क्यू किया। लेकिन सेना के मोर्चा संभालने से पहले देवघर के ही 2 देवदूतों ने अपने दम पर केबिन में फंसे लोगों को बाहर निकाला था। अपनी जान की परवाह किए बगैर गोविंद सिंह और पन्ना लाल ने कई लोगों की जिंदगी बचा ली। केबिन में फंसे लोग अपने जीवित रहने की उम्मीद खो चुके थे। आखिर कैसे इन 2 देवदूतों ने लोगों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला, खुद सुनिए उन देवदूतों की जुबानी। ऊपर में तो जुगाड़ तो नहीं था, चेयर भी नहीं था, मगर हम लोग जो टावर में जो लेनर लगता, मतलब कि जो चक्का में जो लेनर लगता है उसको नीचे तो पड़ा हुआ था, उसको बांधे, टायर में बांधे, उसके बाद रस्सी बांधे, उसको टावर चढ़े। टावर चढ़ने के बाद बहुत लगभग कि 20 मीटर दूर में केबिन था, तो जाने का कोई सुविधा नहीं था। लास्ट में रोप में झूलते झूलते गए, फिर वहाँ से केबिन खोले गेट, उसके बाद अंदर घुसे, पैसेंजर फंसा था। उसके बाद पैसेंजर को सेफ्टी बेल्ट पहनाए, उसके बाद कुपी भरे ऊपर में और कुपी से उसको धीरे धीरे नीचे उतारे। और हम लोग तो हाथ देख के हम लोग पहले हौबले हुए कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर हिम्मत बांधे, 4:30 बजे टाइम था, बोले तो शाम हो जाएगा, इसलिए हम लोग हिम्मत बांधे कि किस तरह को करना है। उसका एक आदमी नीचे था, वो तो हाफिलत हो रहा था कि हमारा भैया उतार दीजिए उतार दीजिए। फिर हम उसने किसी को छोड़ के तुम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो अपना जान जोखिम में डाल के धीरे धीरे गए। उसके बाद केबिन के अंदर गए, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट पहना के रस्सी में टायर बांध के उसको धीरे धीरे हम लोग नीचे उतारे। ऐसे करके हम लोग सब पैसेंजर नीचे उतारे, उसके बाद हम भी नीचे उतरे। एक ही बार रोपवे में जो दुर्घटना हुआ, हादसा हो गया, हम लोग मटेरियल रोपवे में कुछ आदमी था वो चालू कर रहा था, हम भी किए। जाने के बाद वो मटेरियल पर चालू उतरने हुआ, कुछ आदमी था वहाँ, उसको बोलने का बाद सबसे पहले बोले कि पैसेंजर को उतारिए, उसका जो होगा देखा जाएगा। कुछ ग्रामीण आदमी था, उसके सहारा लिए। लेने के बाद हम 5-6 केबिन को ऐसे उतारे, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट लगाए, सेफ्टी बेल्ट लगा के तो 8 केबिन लगभग का आदमी उतारे। उसमें 2-4 भी बच्चा था, उसका साथ में लेके हम ही उतरे। सेना के जवानों के द्वारा त्रिकुट रोपवे में फंसे सभी यात्रियों को सकुशल वापस निकाल लिया गया है। रविवार की दोपहर को जब ये घटना हुई थी, रामनवमी का समय था, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री त्रिकुट पहाड़ के रोमांस सफ़र के लिए कैबिन में बैठकर ऊपर जा रहे थे। उसी बीच एक तेज़ आवाज़ आती है और सभी की सांसें उस कैबिन में अटक जाती है, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है और सभी लोग तो देखिए ये 2 तस्वीरें रविवार शाम 4 की घटना हुई थी और ये 2 तस्वीरें जो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देखिए पहली तस्वीर की किस तरह से सेना के जवानों ने, एयरफोर्स की टीम ने किस तरह से वहां केबिन में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू किया। और दूसरी तस्वीर देखिए जब लोग वहां सफर कर रहे थे रोपवे पर, तो किस तरह से जोरदार आवाज हुई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया।
और लोहरदगा के हिरही में 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस पर पथराव और आगजनी के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे और उनके साथ लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत भी मौजूद रहे। मामले में रघुवर दास ने सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए और लोहरदगा हिंसा की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उन्होंने की। रघुवर दास ने इस घटना में इस्लामिक आतंकवादी संगठन PFI का हाथ होने की बात भी कही और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और सांसद धीरज प्रसाद साहू पर हिंसा में शामिल उपद्रवियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। राजनीति तो कर रहे हैं माननीय रामेश्वर उरांव जी। माननीय रामेश्वर उरांव जी को यहाँ के जनप्रतिनिधि है। बार बार लोहरदगा में दंगा क्यों हो रहा, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे माननीय मंत्री जी? और मेरा सीधे आरोप है जो लोगों के द्वारा है, सारा संरक्षण ये राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, समाज तोड़क शक्तियाँ, देश तोड़ा शक्तियों का संरक्षण का सरगना यहाँ के मंत्री जी हैं, यहाँ के एक राज्यसभा के सांसद जी। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने PFI को प्रतिबंधित किया था। लेकिन वर्तमान सरकार में ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कहीं न कहीं ऐसी शक्तियों को संरक्षण सरकार के मंत्री स्तर पर और मुख्यमंत्री स्तर पर ये संरक्षण ऐसी शक्तियां को। लोहरदगा में जो घटना घटी है, निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच हो और शांतिपूर्ण वातावरण को अशांत करने वाले जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जान माल की जो क्षति हुई है या जो भी लोग घायल हुए हैं, उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। उधर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी पार्टी को खुली चुनौती दी और कहा कि पार्टी को जो चाहे करना है करे। वो बिरसा मुंडा की जन्मतिथि से पूरे प्रदेश में उलगुलान करेंगे और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करवा कर रहेंगे। हालांकि लोबिन ने 5 मई को झारखंड बंद करने के ऐलान को स्थगित कर दिया है क्योंकि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त से बाहर हो चला है। अब ये रुकने वाला नहीं। क्या मजाक बन गया है? क्या वजह है कि हम इतना बर्दाश्त किए? बाहर से लोग आ रहे हो, मैंने उस दिन कहता क्या ससुराल है क्या? उसी तरह से लगता है। बाहर से आए हो तो आए हो, लेकिन आप यहाँ पर जमीन लूटोगे और नौकरी भी लूटोगे। हम लोग सरेआम देख रहे हैं इसको। इसलिए कुछ नहीं है भाई, तुम यहाँ के हो तो तुम खतियान दिखाओ, और यहाँ के खतियान नहीं हो तो तुम जाओ और यानी तो शांति से रहो। और झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इससे पहले लोग पंचायत के मुखिया जी की ओर से पिछले 5 सालों के किए गए कामों की लिस्ट बनाने में जुट गए हैं। चुनाव के दौरान किए गए वादे काम की कसौटी पर कसे जा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम जब खूंटी के कर्रा गांव में पहुंची तो यहां लोगों के सामने बिजली और पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। अधिक बिजली बिल आने से लोग जो हैं उसे चुकाने के लिए गाय बैल जो हैं वो बेच रहे हैं। वहीं गांव में 4 साल पहले पानी जो टंकी बनी थी पानी पीने के लिए वो आज तक चालू नहीं हो पाई है। कुआं भी बना लेकिन वो भी केवल दिखावे के लिए है और ऐसे में 120 परिवारों का गांव केवल 2 चापाकल के सहारे चल रहा है। कर्रा गांव के लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता कोमल बहल ने। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। गांव के लोग अपनी सरकार बनाएंगे। आखिर गांव में कौन करेगा विकास, कौन बनाएगा सड़क, कौन देगा बिजली, कौन देगा पानी और कौन बनाएगा स्कूल, ये तय करने का वक्त आ चुका है। ऐसे में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खूंटी के कर्रा गांव में। यहां की जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है। मुखिया जी ने पिछले 5 साल के दौरान क्या कुछ काम किया, ये मुखिया जी के काम से संतुष्ट है या इस बार मुखिया का चेहरा जो है कर्रा में बदला जाएगा। ये यहाँ पे क्या कुछ समस्या? बिजली आती है? बिजली आती है लेकिन यहाँ अनब शरफ बिल भी आ जाता है ना। हाँ। यहाँ के गरीब आदमी सब दिक्कत हो जाता बिल देने के लिए। हाँ।
कोई बैल बछड़ा भी बेच के मैंने बिजली बिल देता है। कि यहाँ पे जो बोरिंग वाली टैंकी लगी है वो पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं, खराब है, मतलब बनी और वो खराब हो गई। जब से लगा है तब से पानी सही नहीं है। बस वही जो बनी है तुरंत खराब हो गया महीना भर चलने के बाद। मुखिया जी को कभी बोले? हाँ बोले हैं, कुछ किए नहीं मुखिया? अभी तो नहीं बना है, बस पड़ा हुआ है। 4 साल से ऐसी स्थिति है। ऐसे है। अच्छा, मनरेगा के तहत यहाँ पे होता है कि कार्ड बनाए जाते हैं, रोजगार दिया जाता है, कहा जाता है कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही जो है रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा के तहत अभी आप लोग को यहाँ पे कुछ रोजगार मिल रहा है? अभी तो फिलहाल रोजगार नहीं है मनरेगा के तहत। कब से? पिछले साल था, इन साल नहीं है। इस साल नहीं है। पैसा सही से नहीं आता है। पैसा भी सही से जी 2-3 महीने से फंसा हुआ है। 2-3 महीने से? जी। कितने महीने का वेतन? यहाँ मनरेगा से चल रहा था वृक्षारोपण। वृक्षारोपण सब तो हो गया, लेकिन कुआं चल रहा था जो पटावन के लिए। इसमें वर्कर लोग काम भी किया था, लेकिन सही पैसा नहीं आने के कारण काम ब्रेक हो गया है। अच्छा जी। तो मतलब जो काम कर रहे थे उन्होंने भी कह दिया कि जब तक पैसा नहीं देंगे काम नहीं करेंगे? जी हाँ। कितने महीने का वेतन रुका हुआ है उन लोगों का? वो तो पता नहीं है कितने महीने का रुका है, लेकिन लगभग वो भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन पैसा नहीं मिला है बोल रहे थे। सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो यहाँ पे पानी और बिजली की हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पे जनता से तो हमने बात कर ली, जनता के मूड को भी हमने जानने की कोशिश की। अब चुनाव के नतीजे जो हैं वही बता पाएगा आखिर कि इस बार जनता के दिल में क्या है, क्या मुखिया जी इस बार पास होंगे या फेल होंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और इधर जमशेदपुर में ऑल विमेन नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और भारतीय तीरंदाजी संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय आर्चरी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। टूर्नामेंट में देश भर से 300 से अधिक महिला तीरंदाज भाग ले रही हैं और प्रतियोगिता के तहत 37.5 लाख की इनामी राशि शीर्ष 16 स्थान पर रहने वाले आर्चरों को दी जाएगी। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।